जो मेरी चुप्पी थी इतने सालों से उसे भी मैं तोड़ना चाहती हूँ। उनको सहने वाला उससे भी बड़ा पाप का भागी होता है। मैं बहुत सालों से चुप थी, तो मेरी चुप्पी को लोग मेरी कमज़ोरी समझ लेते हैं कि इज्जत ना उछले। सारी सच्चाइयाँ मैं बता सकती हूँ, ससुराल में कौन आपको बेड रेस्ट करा देता है। एक ये कड़वी सच्चाई है कि लोगों के मुँह तक कब खुलते हैं, जब घर से ही बातें जाती हैं। हुआ था मेरे साथ, अ, बहुत ही घटिया हुआ था। वो डिप्रेशन का मैं क्या बोलूँ कि मैं किस कंडीशन में थी वो मैं जानती हूँ। बदनाम भी मुझे ही किया गया। ना कविताएँ लिखना और कहानियाँ छापना कभी सकती हूँ, सेपरेट होने के पीछे एक काली सच्चाई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ और आज मैं कुछ बातें क्लियर करने आई हूँ। कुछ कमेंट मेरे चैनल पर भी थे, जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्लियर करूँ। कुछ मम्मी के चैनल पे भी मैंने देखे, हालाँकि मम्मी भी कई बार क्लियर कर चुकी हैं, मैं भी क्लियर कर चुकी हूँ, बट फिर भी तो उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। साथ ही में मैं अब हर तरीके की जो मेरी चुप्पी थी इतने सालों से उसे भी मैं तोड़ना चाहती हूँ। आप सबने सुना होगा कि जुर्म करने वाला पाप का भागी होता है, तो जुर्म को सहने वाला उससे भी बड़ा पाप का भागी होता है। तो मैं जो है कई बातें क्लियर अब करना चाहूँगी। मैं बहुत सालों से चुप थी, तो इस विषय में भी मैं बोलना चाहूँगी। सोशल मीडिया की पावर आजकल सबके पास है, तो मैं क्या है कि चुप रहती हूँ ना, तो मेरी चुप्पी को लोग मेरी कमज़ोरी समझ लेते हैं। तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ ताकि किसी की इज़्ज़त ना उछले, है ना? तो बोलने को मैं बहुत बोल सकती हूँ, कई काली सच्चाइयाँ मैं बता सकती हूँ, है ना? तो मैं बोलती नहीं हूँ। तो आज की वीडियो में मैं जो कुछ कमेंट्स थे उन्हें मैं दोबारा से क्लियर कर दूँ, कई व्लॉग्स में मैं क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है? तो एक मेरे चैनल पे ये था, जैसे भी मैं मेरे मुँह से आप सुनते हैं कि इलू की याद आती है या मैं डिप्रेस हो जाती हूँ उसके बिना, तो एक कमेंट आया था या बिंदु जी हैं, उन्हें लगा कि आपका फ़ैसला गलत है। देखिए, मैंने इकलौती बच्ची को भेजा है, तो देखो एक बार तो मेरे को मेरे अंदर से खालीपन फ़ील होगा ही, है ना? तो उस चीज़ की भी मैं आदी हो जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे ऊपर आ पड़ी, आलतू-फालतू सब कुछ। तो बहुत सारी टेंशन, स्ट्रेस में मेरा डिप्रेस होना लाज़मी था, है ना? तो ये हुआ, तो बच्ची गई है तो डिप्रेस तो मैं होंगी, लेकिन मेरा फ़ैसला गलत है, ये ऐसा कतई नहीं है। फ़ैसला मेरा सही ही है, क्योंकि मैंने एक बहुत सुरक्षित जगह पे, सुरक्षित हाथों पे उसको दिया है मैंने अपनी इकलौती बेटी को, है ना? बाकी सब उसके ऊपर है, भगवान के ऊपर। देखो मैंने अपने मायके में भेजा है, नानी, मामा, मामी, जो इंस्टीट्यूट में जिसमें मैंने भेजा है, जिस कोचिंग में मैंने भेजा है, वो मेरे सगे मामा का इंस्टीट्यूट है। तो आप जानते हैं मामा में 2 माँ होते हैं। तो देखो मामाओं से घिरा हुआ इंस्टीट्यूट है, मामाओं का इंस्टीट्यूट है, उसके मामा हैं, उसका ख़्याल रखने के लिए मेरा भाई है, प्लस मेरे मामा का एक लड़का भी है, जो भी उसी कोचिंग में काम करता है। तो हर तरीके से उसको कंफर्टेबल फ़ील होता है वहाँ पे। तो ये फ़ैसला ईलू ने लिया है। 9th-10th में मैं चाहती थी कि वो 9th-10th में ही चली जाए, बट उस टाइम पे वो प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे वो खुद से प्रिपेयर थी, तो उसने खुद ये फ़ैसला लिया है। मैंने यहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में भी पता किया, तो एलन वगैरह का मुझे सही नहीं लगा। कई पेरेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल करवाया था, तो हालात कुछ ठीक नहीं लगे और यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो चुनाव चुनाव मेरी बेटी नहीं था कि मम्मी मैं वहाँ पे अगर मुझे ट्राई करना है नीट का एक बार, लेकिन मैं कंफर्टेबल वहीं पे हूँ। तो ये फ़ैसला उसका था, चाहती तो मैं हॉस्टल में भी रख सकती थी। अब इस बात पे मैं अभी आती हूँ, दूसरे कमेंट को लेकर। मम्मी के चैनल पे ये कमेंट आता है और कई बार आया कि मैंने इस उम्र में जो है मम्मी के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाल दी इतनी बड़ी। टिफ़िन बनाना और वजह से मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है और ये। तो ये कमेंट मम्मी की भलाई में ही है, मम्मी के हित में ही है, ये मैं जानती हूँ। मम्मी के चाहने वाले ही कोई 1-2 हैं जो कमेंट करते हैं। तो इस बात को मैं समझती हूँ, ये लाज़मी है और मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी इलू को भेजने से पहले, मैं, मेरे हस्बैंड, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारी एक उम्र-दराज़ इंसान को देना बहुत वो मुश्किल हमें भी लग रहा था। बहुत ज़्यादा गिल्ट थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। आज भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मम्मी, अपने भाई-भाभी की कि वो मेरी बेटी की ज़िम्मेदारी जो है वो उठा रहे हैं। तो मैं ज़िंदगी भर ये एहसान नहीं भूल सकती। नहीं भूल सकती मतलब नहीं भूल सकती, मैं एहसान तले दबी हुई हूँ। तो मैं सच में मेरी नज़रों में वो उनका स्थान बहुत ऊपर है।
तो मैं इसी गिल्ट में थी कि मेरे पापा भी, अब मेरे पापा थे तब तक मैं बहुत वो थी कि मुझे एक पापा का सपोर्ट और है। पापा से बोला करती थी, पापा मैं भेजूँगी इल्लू को, आप इसके पास ऊपर वाले कमरे में रहना और इसको निगरानी करना कि ये पढ़ रही है कि नहीं। तो ऐसा मैं लास्ट टाइम भी कह के आई थी और पापा यूँ थे क्योंकि उस टाइम पे पापा की तबीयत ख़राब थी। तो उस टाइम पे पापा जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि पापा की भी एक हार्दिक इच्छा थी कि इल्लू यहीं पे आके पढ़े, है ना? तो लेकिन पापा चले गए तो उसके बाद और मेरी हिम्मत टूट गई थी। लेकिन फिर भी मैंने इस साल बहुत गिल्ट रही मुझे, लेकिन फिर भी भेजा क्योंकि चाहती तो मैं हॉस्टल में भी भेज सकती थी मेरी बेटी को, हॉस्टल भी है वहाँ पे, इंस्टीट्यूट के पास भी है, सब है। बट अगर मैं हॉस्टल में भी रखती तो भी मेरे मायके वालों को लोग कह देते कि नानी का घर है, फिर भी बच्ची हॉस्टल में रह रही है, ठीक है? प्लस मेरी बेटी खुद हॉस्टल में रहने के लिए रेडी नहीं थी। वो कहती है कि नानी का घर है, वो वहाँ पे बहुत खुले हुए हैं, प्यार मिलता है उनको, इसलिए वो वहाँ पे खुशी-खुशी रहते हैं इल्लू अथक। तो वो कह उसने बोला कि नहीं मम्मी, नानी का घर है तो मैं हॉस्टल पे नहीं रहूँगी। एक रूम खाली भी था ऊपर, तो ऊपर-नीचे होती रहती है। तो इस वजह से ये फैसला लिया, प्लस मेरी मम्मी उसको सँभालने के लिए रेडी थी, तो सब कुछ मेरे भाई-भाभी रेडी थे। तो फिर ये डिसीज़न इसलिए लिया, हालाँकि इस चीज़ की गिल्ट मेरे अंदर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। मैंने ये सोचा था कि मैं आती-जाती रहूँगी, 8 दिन वहाँ रह ली, यहाँ इसीलिए हर 15 दिन में हम जाते भी हैं। हम समझते हैं कि मेरी हमारी ज़िम्मेदारी, हालाँकि पूरी ज़िम्मेदारी मम्मी, भाई-भाभी वगैरह ही ले रखी है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं हर 15 दिन में जितना संभव हो पाता है। और इस बीच और भी टेंशन्स जो है लाइफ़ में आ गई, तो इस वजह से, तो भी हम हर 15 दिन में गए हैं अभी तक, जितने भी 1 डेढ़ महीने हुए हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली, मैंने दी तो उन्होंने खुशी-खुशी ली है ना? तो हालाँकि इसकी एहसानमंद मैं रहूँगी, ये गिल्ट मेरे अंदर रहेगा, लेकिन मैंने ये भी सोच रखा है कि जब-जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई या मेरी ज़रूरत वहाँ पे हुई, तो मैं इल्लू के पास जाऊँगी, इल्लू का टिफ़िन वग़ैरह मैं सब करूँगी, है ना? ये मैंने सब सोच रखा था, है ना? एक हमने ये भी सोचा था मैंने कि मैं उधर एक रेंट पे घर ले लेती हूँ। जितने टाइम इल्लू वहाँ रहती है, तो मैं और इल्लू वहाँ पे रह लेंगे। कुछ महीनों पहले ये भी सोचा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी इस चीज़ को लेकर। और दूसरा, मेरे इल्लू ने ही पाली हुई चूचू है। मेरी ही बेटी की प्रिय चूचू, जो कि हमारी भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो वो बेज़ुबान भी मेरे ही सहारे यहाँ पे रहती है। मेरे हस्बैंड सुबह से लेकर रात तक रहते हैं ऑफ़िस में। ऐसे में चूचू को पूरे दिन अंदर रखना, उसको खाना-पिलाना, वो नखरे करती है तो उसके नखरों के बावजूद उसके मुँह में डाल-डाल के खिलाना, ये मेरा काम है। तो उस बेज़ुबान को यहाँ पे छोड़ के मैं कैसे चली जाऊँ? ये भी एक चीज़ थी। और एक ही नहीं, मैं 2-2 कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, 2-2 डॉग्स को खिलाती हूँ मैं। एक और है, वो हालाँकि रहता नहीं है, आजकल गर्मी में तो वो इधर-उधर ही होता रहता है, लेकिन उसको भी दूध, रोटी, सब्ज़ी, तो जो भी खाना पिलाना है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मैं पूरी करती हूँ। तो ये 2 बेज़ुबानों की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, मेरे हस्बैंड की है कि सुबह उनको चाय देनी है, नाश्ता देना है, उनका टिफ़िन, उनका एक और टिफ़िन, उनका फिर आने का, उनकी ड्यूटी टाइम ही बिल्कुल अजीब है, तो उनको भी पूरा उनका भी ख़्याल रखती हूँ, उनके कपड़े धोने, उनके शूज़ धोने, सब कुछ तो देखो एक पत्नी का होता है ना, तो ये रहता है। तो इस वजह से यहाँ कभी एक पैर मेरा यहाँ और एक पैर वहाँ रहेगा, ये सोच के हमने ये फ़ैसला जो है वो लिया था। और दूसरा, एक औरत कहाँ जाएगी? जो उसका सपोर्ट करेगा उसी के पास तो जाएगी ना। मैंने बहुत कम अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने माता-पिता पर डालने की कोशिश की। शादी के बाद मैंने कुल 2-3 तीसरी ज़िम्मेदारी है अभी मैंने ये डाली होगी, क्योंकि मैं भी समझती थी कि अब शादी के बाद मेरी ज़िम्मेदारियाँ मेरे मम्मी-पापा को देना उचित नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिशें की कि मैं कभी नहीं डालती थी ऐसा। तो मैंने एक मेरी जो डिलीवरी है, फर्स्ट और लास्ट ही थी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी ज़िम्मेदारी मेरी मम्मी-पापा की रही। क्यों रही वो भी बताऊँगी। फिर बीएड किया, वो ज़िम्मेदारी मैंने, क्योंकि मैं यहाँ से कैसे करती, मेरी बच्ची को सँभालने वाले फिर से वही थे, तो बीएड मुझे वहाँ से करना पड़ा। उसके बाद मैंने बहुत सालों तक मैंने कोई ज़िम्मेदारी उनको नहीं दी अपनी, कभी नहीं दी। उसके बाद ये इल्लू अभी 16 साल की हुई है, तब जाके जो है, इल्लू 2.5 साल की थी, 2 ढाई साल की, तब मैंने बीएड किया था, तब दी थी, और अब जाके मैंने ये ज़िम्मेदारी दी है। यहाँ पे वो जाती थी, रैपिडो में जाती थी, ऐसे चलाते थे, बिल्कुल सेफ़ नहीं थी, कब क्या मेरी बच्ची के साथ हो जाए मुझे पता नहीं होता था। मेरी साँसें यूँ रहा करती थी, वहाँ पे वैन आती है, ले जाती है अपने मामाओं के बीच में, अपनी नानी के बीच में, एक पूरा चारों तरफ उसके सुरक्षा कवच है ना? तो इस वजह से ये फैसला लिया गया उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। और करने वाले
इकलौते मेरे मायके वाले हैं, और अधिकतर औरतों का सपोर्ट उनके मायके वाले ही करते हैं, मायके से ही उन्हें पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता है। शादी के मेरे 17 साल हो गए, हर जो भी सपोर्ट रहा तो मेरे मायके वालों का रहा। तो वहीं जाऊँगी ना, जब मुझे मुसीबत आएगी तो एक औरत कहाँ रोएगी, वहीं पे रोएगी कि भई ये प्रॉब्लम है। प्रेग्नेंट थी, बिल्कुल बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया था। पहला ज़िम्मेदारी मैंने ये डाल दी मम्मी औरों के ऊपर। उस टाइम पे मम्मी-पापा की ख़ैर ऐज कम थी, तो वो सब कुछ करने में सक्षम थे। तो वहाँ गई राखी के टाइम पे, डॉक्टर से चेकअप वग़ैरह करवाया। उन्होंने बिल्कुल मुझे मना कर दिया कि आप 7.5 महीने तक हिल नहीं सकती, आपको बेड रेस्ट है। मेरे हस्बैंड को कॉल कर दिया था डॉक्टर ने कि ये बंदी सफ़र नहीं कर सकती, इसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, बेड रेस्ट होता भी मेरा मायके पे ही, ससुराल में कौन आपको बेड रेस्ट करा देता है? कोई भी नहीं करा देता है। एक ये कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोगों के ही कराते होंगे। बेड रेस्ट मुझे मेरे मायके में ही मिल सकता था। मेरी बच्ची की जान बची या मेरी जान बची, 7.5 महीने मैंने बेड रेस्ट लिया, पूरे 9 महीने, तब जाके इल्लू हो पाई है सुरक्षित, है ना? तो उनकी वजह से, इसमें भी उनका हाथ है, ठीक है? दूसरा फिर मुझे करना था बीएड। बीएड करना था, तो मेरी बच्ची को फिर वही समस्या कि कौन रखे मेरी बच्ची को? तो फिर क्या करती? फिर मुझे वहीं का एक सेंटर मैंने जयपुर भरा, तो एक सेंटर मैंने बीकानेर भरा, क्योंकि वहीं पे मेरी बच्ची का हो सका। तो उस टाइम पे मम्मी की उम्र कम थी, मेरी सिस्टर की भी शादी नहीं हुई थी। तो मैं कॉलेज जाके बीएड करती और मेरी मम्मी और सिस्टर मेरी बच्ची को सँभालती। ऐसे-ऐसे मुँह में खाना डालती थी, कभी संतरा, कभी कुछ। तो मामा, नानी, मौसी, मामी, इन्हीं सब ने इलू को बहुत प्रेम दिया है। तो जहाँ प्रेम मिलता है वहीं पे इंसान जाता है। तो बीएड उन लोगों की वजह से हुई, है ना? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जो आपका शरीर से सपोर्ट किया मेरा, तो वो है, मेरी बच्ची को सँभाला, तो मैं बीएड कर पाई। तो इस वजह से किया कि यहाँ पे कोई नहीं था फिर मेरा सपोर्ट कि मैं बीएड कैसे कर सकती। कैसे कोई कोई ये नहीं था कि कोई मुझे सपोर्ट मिले कि लो अब तुम आगे बढ़ो, बच्चे को सँभालने, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना? तो मैं कहाँ जाती अपने कदम मुझे फिर वहीं मोड़ने पड़ते। हालाँकि इस चीज़ पे भी अ, उलाहनाएँ मुझे ही दी गई कि ये ससुराल में नहीं रहती है ये, उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बच्ची भी हुई थी, तो मुझे वहाँ पे रहना पड़ा बेड रेस्ट के लिए, ठीक है? और बीएड करनी पड़ी कि इल्लू को कौन सँभालता, है ना? तो उलाहनाएँ भी यहाँ पे कई मिल जाती हैं कि रहती नहीं है, मायके रहती है। लेकिन ये जो लोग कहा करते थे, क्या वो मेरी बच्ची को सँभालने आ सकते थे? नहीं ना। और ये लोगों के मुँह तक कब खुलते हैं? जब घर से ही बातें जाती हैं। तो ये सब था। तो दूसरा ज़िम्मेदारी मैंने अपने मायके वालों को तब दी। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोई ज़िम्मेदारी ना दूँ, क्योंकि आप भी मैं भी समझदार हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ, मुझे भी पता है कि मुझे नहीं डालनी है शादी के बाद ज़िम्मेदारी। तो इन 17 सालों में लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। यूट्यूब पे क्यों आई? क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती थी। फिर वही दिक्कत कि मेरी बच्ची को कौन सँभालेगा? कौन ऐसा कहेगा कि लो अब हम बैठते हैं घर पे, तुम अपना करियर बनाओ, ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने बहुत भयंकर वाले डिप्रेशन में आई थी कुछ सालों पहले। कुछ सालों पहले मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी, और उस डिप्रेशन को ही दूर करने के लिए मैं यूट्यूब पे आई थी। तो जो हुआ था मेरे साथ अ, बहुत ही घटिया हुआ था। तो उस वजह से मैं बहुत भयंकर वाले डिप्रेशन में थी, है ना? बहुत डिप्रेशन आया। उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए, फिर से अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और अपना करियर आज़माने के लिए मैंने यूट्यूब को चुना था। बीएड की थी कि मैं जॉब करूँगी या गवर्नमेंट सर्विस करूँगी, लेकिन पढ़ाई वगैरह का कोई सतूना नहीं बैठा था, बच्ची छोटी थी। दूसरा, बाहर जाने का बनता नहीं था कि कौन मेरी बच्ची को रखेगा, नहीं था कोई भी रखने वाला। तो फिर मैंने सोचा कि घर से ही काम करते हैं और थोड़ा बहुत अर्न करने का प्रयास करते हैं। तो यूट्यूब पे आने का भी रीज़न यही था कि एक तो जो भारी डिप्रेशन में मुझे डाला गया था, उसको मुझे दूर करना था, प्लस बच्ची भी सँभलती रहे और थोड़ी बहुत अर्निंग मैं कर पाऊँ, ऐसा भी हो जाए। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे आई थी 6 साल पहले। और वो डिप्रेशन का मैं क्या बोलूँ कि मैं किस कंडीशन में थी, वो मैं जानती हूँ, ठीक है? उस टाइम पे भी गलत मेरे साथ हुआ, उलाहनाएँ भी मुझे ही मिली, ठीक है? मतलब बदनाम भी मुझे ही किया गया। तो फिर मैंने अपने डिप्रेशन को ऐसे दूर किया, यूट्यूब पे चैनल बनाया,
पहले रेसिपीज़ का था, फिर व्लॉग्स का, बहुत सारी चीज़ें मैंने चैनल पे की, काफ़ी क्रिएटिविटी आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर की। कभी मैंने ये घरेलू पचड़े नहीं किए, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना कि सोशल मीडिया को लड़ाई का अखाड़ा समझ लेते हैं। सुनाना, कविताएँ लिखना और कहानियाँ छापना, कभी बहुओं के खिलाफ, कभी कुछ, है ना? तो लोग क्रिएटिविटी तो करना जानते नहीं हैं सोशल मीडिया पे, ना ही यूट्यूब पे, ना ही फेसबुक पे, ना ही इंस्टाग्राम पे। उनको कुछ नहीं करना है, उनको लड़ाई का अखाड़ा बनाना होता है फेसबुक को। मोस्टली जो जिन लोगों की एज हो गई होती है, वो बहुत ऐसा सोचते हैं कि बस हम तो यहाँ पे किसी की बुराई कर दी, कुछ कर दी तो हमने झंडे गाड़ दिए। वो झंडे नहीं गाड़ दिए, आपने अपनी नीची मानसिकता शो की होती है, ठीक है? तो ये सब होता है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को कभी भी लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया था, ठीक है? मैं चुप रही, बहुत कुछ जो मैंने सहा उसको चुप रहा। आज मैं ये सब चीज़ें बताती ना, तो मेरा चैनल यहाँ से वहाँ होता। जो मेरी स्टोरी है ना, बहुत लोग मुझे है ना लोगों ने पूछा कि आप सेपरेट क्यों हुए? रीज़न बताइए। मेरे पास बहुत था कंटेंट, है ना? मैं सेपरेट होने का रीज़न भी बता सकती हूँ, सेपरेट होने के पीछे एक काली सच्चाई है, वो मैं बता सकती हूँ, बट मैंने नहीं बताया। अगर मैं बताती तो मेरी जो ये स्टोरी है ना, वो जोश टॉक तक में जाती, मिलियंस में जा सकती थी वो, मिलियंस में जाती, मुझे भी और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे होते, और ज़्यादा मेरे व्यूज़ होते। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। आपने एक यूट्यूबर को देखा होगा, कई यूट्यूबर करते हैं, आप अपने घर का हर चीज़ बताते हैं ना, कि जब आप जानते होंगे उन यूट्यूबर को, बड़ी यूट्यूबर हैं, तो ससुराल की काली सच्चाई करके उन्होंने डाला था, है ना? बहुत चीज़ें करते हैं लोग, उनके साथ जो बीता है वो सब करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा हमेशा कुछ क्रिएटिव किया, हमेशा अच्छा ही सब कुछ शेयर किया मैंने आप लोग के साथ, है ना? तो क्योंकि मैं ये सब करने नहीं आई थी। तो बात देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो सोशल मीडिया पे मैं इसलिए आई थी कि मेरा डिप्रेशन दूर हो। जिस काली सच्चाई की वजह से, जिस काली चीज़ की वजह से, जिस काले दिन की वजह से हम सेपरेट हुए थे, उसकी वजह से जो मैं डिप्रेशन में थी, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आई, कुछ अर्न करने के लिए, कि मेरी बेटी को सँभालने वाला कोई नहीं, तो मैं यहाँ घर बैठी करूँ, ठीक है? तो उसके बाद अब जाके तीसरी बार मैंने अपनी ज़िम्मेदारी डाली है, क्योंकि जाऊँ कहाँ? करने वाले मेरे मायके वाले ही हैं। तो इसलिए, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी मम्मी और मेरे भाई-भाभी औरों के कर्ज़दार रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे, एहसान तले दबे रहेंगे। क्योंकि उन लोगों ने हमारी बच्ची की ज़िम्मेदारी ली है। अगर कि भगवान की दया से अगर ईलू कुछ मेहनत करती है, कुछ बनती है, तो हमसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ, मेरे भाई-भाभी का रहेगा। तो इस चीज़ का एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगी कि उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी हमेशा, जब-जब मैंने दी, उन्होंने खुशी-खुशी उठाई। मेरे मम्मी-पापा ऐसे ही हैं कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, हर ज़िम्मेदारी को लेते हैं, उसको बोझ नहीं समझते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं डाली, कभी नहीं डाली। पापा थे तो पापा का इतना सपोर्ट था, पापा हम पानी की बॉटल तक नहीं लाते थे, बैठे रहते थे, बातें मारते रहते थे, पापा पानी की बॉटल लाके देना, पापा हमें पानी की बॉटल लाके देते थे। ह हम तीनों बच्चों की इतनी ज़िम्मेदारी हमारे माता-पिता ने उठाई है ना, कि पूछो मत। एक-एक चीज़ बताऊँ ना, तो बता नहीं सकती। तो ज़िम्मेदारी उठाने वाले ही वो लोग थे, तो इसलिए अभी भी फिर डिसाइड यही किया, मम्मी खुद करने को तैयार है, और लेकिन ये है कि जब भी मम्मी को ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जाऊँगी बीकानेर, ये जाएँगे बीकानेर, कुछ भी में हम जाएँगे, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो देखो, मेन हमारी ईलू हमारी ज़िम्मेदारी है ना, उसको वो लोग उठा रहे हैं, तो हमें जाना तो बनता है, हम जाएँगे, कैसे भी करके जाएँगे। अभी तो क्या है, कंडीशन ये हो गई कि इनकी छुट्टी कैंसल हो गई, नहीं तो हम कल भी जाने वाले थे। क्योंकि हालात अभी ऐसे हो रहे थे ना, अब तो युद्ध विराम वगैरह हो गया है, तो थोड़ी-सी मेरी टेंशन कम हुई है। तो ये सब था, है ना? तो अब कोशिश मैंने ये की कि मैं ना डालूँ, लेकिन ये मुझे मजबूरन डालनी पड़ी, और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी ही डाल दी है। मैं सँभालने जाऊँगी, समय-समय पर जाऊँगी, जब ज़रूरत मम्मी को होगी, जब मम्मी की तबीयत ख़राब होगी, तो मैं वहाँ पे जाके सँभालूँगी। मैंने ये सोच रखा था, हमारा सब कुछ यही डिसाइड था, मेरा, इनका, ईलू का। ईलू को भी मैंने बहुत समझा के भेजा है कि बेटा कोशिश यही करना कि सारा काम खुद से कर सके, लेकिन हाँ, टिफ़िन वो नहीं बना सकती है, तो मम्मी-भाभी करते हैं, है ना? वो मम्मी के व्लॉग्स में आप देखते ही होंगे। तो ये है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सेफ़ नहीं थी, यहाँ पे कोचिंग हमें सही नहीं लगे, तो फ़ैसला ना तो मेरा गलत है, और ना ही, और जो अगर मैंने ज़िम्मेदारी डाली है, तो मैं खुद उसके लिए बहुत गिल्ट में हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी मैंने अपनी बुज़ुर्ग माँ पर डाली हुई है।
लेकिन मेरी बुज़ुर्ग माँ लेने को तैयार है ना, मेरे माता-पिताओं ने किया है अपने बच्चों का, कभी करवाया नहीं, हमेशा किया है, लेकिन अपनी सोशल मीडिया पे मेरी मम्मी ने या कुछ ऐसे हमारा या किसी का बदनामी नहीं की है। तो ये होती हैं माँ-बाप, ये होते हैं, तो इसलिए। तो ये एहसान में मैं रहूँगी, आप मम्मी की टेंशन मत लीजिए, जब भी मम्मी को ज़रूरत पड़ेगी मैं जाऊँगी, ये है। तो अभी हालात कुछ ऐसे हो गए थे और यहाँ पे देखो 2 डॉग्स भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो इस वज़ह से मुझे आना पड़ता है, हर जगह मुझे देखना पड़ता है। तो इल्लू को भी उधर मैं जाती हूँ और 15 दिन में फिर आती हूँ, फिर जाती हूँ, अभी भी जाने का है, जाऊँगी, रुकूँगी थोड़ा, तो ये है। तो चलिए आगे भी अब बहुत सी चीज़ें जो सवाल आते हैं, मैं खुलकर उन सब का जवाब दूँगी, क्योंकि चुप रहने से मैंने ये देखा इतने सालों में कि चुप रहने से कोई मतलब नहीं है। आप चुप रहते हो तो लोग उसको कमज़ोरी समझ के आपको पोक करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो ये है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।